नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आज इकोनॉमी टुडे में बात होगी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए श्वेत पत्र की, कैबिनेट के बड़े और अहम फैसलों की, नागरिक उड्डयन क्षेत्र की बढ़ती और उभरती उड़ान की, और तो और मौद्रिक नीति की बड़ी बातों की। साथ ही कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 12,343 करोड़ रुपए से बदलेगी रेलवे की तस्वीर। राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र, असम और नागालैंड में 6 मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट मंजूर। मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड नीलामी और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को भी मंजूरी। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में पेश किया श्वेत पत्र। श्वेत पत्र में 2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था का जिक्र। लोकसभा में आज शुरू होगी श्वेत पत्र पर चर्चा। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के अपने नतीजों का किया ऐलान। 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में सरकारी बीमा कंपनी का नेट प्रॉफिट 49% बढ़कर 9,444 करोड़ रुपए हुआ। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज मामूली गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर गुरुवार को श्वेत पत्र पेश कर दिया है। आज इस पर चर्चा की जाएगी। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में ऐलान किया था कि वो यूपीए सरकार के 10 सालों से एनडीए सरकार के 10 सालों की तुलना करने के लिए श्वेत पत्र लेकर आएगी, जो कि अब हम सबके सामने है। किस तरह से तमाम प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने बीते 10 सालों में देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, ये किसी से छिपा नहीं है। Paper to be laid, table. Honorable Finance Minister. Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. और चलिए अब आपको आसान भाषा में बताते हैं कि क्या होता है श्वेत पत्र और कैसे आपकी जिंदगी में इसका प्रभाव पड़ा है और सरकार के कार्यकाल में किन किन क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिली है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज है और 102 साल पहले वर्ष 1922 में ब्रिटेन में हुई श्वेत पत्र जारी करने की शुरुआत। किसी विस्तृत जानकारी का सारांश होता है यह श्वेत पत्र। श्वेत पत्र में सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों को पेश करती है। श्वेत पत्र के जरिए यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों की तुलना की गई। साथ ही इसके अलावा बीते 10 सालों में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिली है, इसका लेखा जोखा रखा गया। सरकार ने अपने कार्यकाल में उठाए गए सकारात्मक कदमों के बारे में भी इसमें बताया है। और इसके अलावा यूपीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल और एनडीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में क्या अंतर रहा, इसे सामने रखा गया है। अंतरिम बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया था कि साल 2014 प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो उस वक्त जो अर्थव्यवस्था थी वो संकट में थी। तो ऐसे में यूपीए के कार्यकाल में बैंकों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में इजाफा वहां पर दिखा और राजकोषीय घाटे ने अर्थव्यवस्था को राजकोषीय संकट की ओर धकेला। 2014 से 2024 तक शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहुंचा। G20 की अध्यक्षता से सफलता के नए आयाम स्थापित हुए और विश्व गुरु बनने की कड़ी में भारत तेजी से अग्रसर हुआ। 4G के बाद 5G की व्यापक कवरेज लगातार देखने को मिल रही है और सराफा एक्सचेंज तेजी से स्थापित हुआ है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार 620 अरब US डॉलर से ज्यादा है। मुद्रास्फीति की बात करें, पूंजीगत व्यय, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण, मेट्रो रेल वाले शहर, हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, वैश्विक नवाचार रैंकिंग, विद्युतीकरण समेत तमाम क्षेत्रों के जरिए प्रगति देखने को मिली है।
तो ये तो बात रही श्वेत पत्र की, और अब आपको बताते हैं कि कैबिनेट में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने रेलवे और मोबाइल फोन सर्विस के स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की हैं। 12,343 करोड़ की लागत की 6 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारतीय रेलवे की ये 6 परियोजनाएं राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों में होंगी। इसके तहत देश में 1020 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बढ़ेगा, जिससे रेल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। और साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी भी दी है। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे। और वहीं इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही मत्स्य पालन एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि को मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट द्वारा रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को मंजूरी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रेलवे क्षेत्र से संबंधित आज के कैबिनेट के फैसले से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी और वाणिज्य के साथ साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। तो ये तो रही कैबिनेट की बात, और अब वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में तमाम क्षेत्रों का योगदान तो है ही, लेकिन नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने भी देश और देश के पर्यटन को आगे बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में तेजी से बढ़ते पर्यटन ने अर्थव्यवस्था को नई गति देने का काम किया है, और आने वाले समय में इसमें और तेजी देखी जा रही है, और ये क्षेत्र तमाम आयाम स्थापित करता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एयरबस के ग्लोबल सीईओ गिलाउम फाउरी के बीच एक बैठक हुई थी, और इस बैठक के बाद एयरबस के लिए दरवाजे का निर्माण भारत में करने का निर्णय लिया गया, और अब इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए सुनते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कहना है इस बारे में। Symbol of Startup India, a symbol of Make in India, a symbol of an entrepreneur that had real passion for aerospace and civil aviation, as well as congratulate Airbus as it goes along its journey in terms of really planting itself firmly on Indian soil through the sourcing of products from India, through taking our human resources to their potential, and in that process getting a huge value addition to its product as well.
और आइए अब इस क्षेत्र पर एक नजर डालते हैं और आपको सरल भाषा में बताते हैं कि कैसे ये क्षेत्र से न सिर्फ देश को बल्कि आपको भी फायदा पहुंच रहा है और किस तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र की जो उड़ान है उसमें एयरबस के लिए दरवाजे का निर्माण भारत में करने का निर्णय लिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी विमानन कंपनियों में शुमार एयरबस के दरवाजे अब भारत में बनाए जाएंगे। एयरबस ने अपने विमान A220 श्रृंखला के विमानों के लिए दरवाजा बनाने का जिम्मा डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज को दिया है। एयरबस के प्रतिनिधियों ने माना है कि यह देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा अनुबंध है। साथ ही एयरबस के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। तो इंडिगो और एयर इंडिया के लिए बड़े ऑर्डर इसमें मिल रहे हैं। स्थानीय विनिर्माण, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया भर में एरोस्पेस विनिर्माण के लिए भारत का कद बढ़ रहा है। A220 भारत की उड़ान योजना के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है और साथ ही इसके अलावा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर और ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की जब बात करते हैं तो उड़ान योजना में 53 पर्यटन और 48 हेलीकॉप्टर मार्ग इसमें शामिल किए गए हैं। 2 गुनी से ज्यादा यात्रियों की संख्या हुई है और उड़ान योजना से 133.86 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ हुआ है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उड़ान योजना के तहत अब तक 2.5 लाख उड़ानें संचालित हो चुकी हैं और लगातार इसमें और भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। 2 गुनी से ज्यादा यात्रियों की संख्या हो चुकी है और 2022 से 23 के आंकड़ों पर नजर डालें तो विमानन यात्रियों में कोविड पूर्व की तुलना में 96% की वृद्धि हुई है। 13 एयरलाइंस ने उड़ान योजना के तहत परिचालन शुरू किया है, जिसमें स्टार्टअप भी शामिल हैं। हवाई यातायात से कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। तो विमानों की बढ़ती संख्या से लोगों का सफर और आसान हुआ है और साथ ही साथ उनके समय की भी बचत हुई है और इसके अलावा कम किराए और बेहतर सुविधा से आम लोगों की जो जिंदगी है वो आसान हुई है और उन्हें सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि उड़ान के क्षेत्र में भी अर्थव्यवस्था को तो साथ साथ मजबूती मिली रही है, लोग जो हैं उनको भी सहूलियत मिल रही है। आसान भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से यह सहूलियत आप तक पहुंच रही है और पर्यटन के लिहाज से और कनेक्टिविटी के लिहाज से और ज़्यादा मापदंड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कीर्तिमान इसमें रचते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस पर चर्चा भी करते हैं और साफ तौर पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ वुमलुन वोलनाम जी जुड़ चुके हैं, जो कि सचिव हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे बातचीत करने के लिए। डीडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब हम एयरबस की बात करते हैं, दरवाज़ों का निर्माण मिलना भारत को और उसके बाद आगे जो भारत के कदम है वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह से इसको आप देख रहे हैं और आने वाले समय में हम क्या माने कि अभी और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? किस तरह की तैयारियाँ आने वाले भविष्य को लेकर हैं? ये जो कल हमारे इंडियन कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज और एयरबस कंपनी का जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एक बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो अचानक से हुआ नहीं। एयरबस ने इंडिया में किस तरह का इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह इंजीनियर्स का कॉम्पिटेंसी बढ़ रहा है, ये सब देख के ये एग्रीमेंट साइन किया है। और ये बहुत ही प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि केवल ये डायनामेटिक्स कंपनी नहीं बल्कि इनके साथ जो जोड़े हुए भारतीय कंपनी सप्लायर्स, उनके लिए भी इसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही खुशी का बात है कि इस टाइप का एग्रीमेंट साइन हुआ है। जी, दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार है, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है, तो भारत का कद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें विमानन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, वहाँ आप क्या मानते हैं कि कितना बड़ा योगदान है इसका? आप अगर केवल एयरबस का भी चर्चा करें तो ये आज तक उनका इंडिया से जो प्रोक्योरमेंट करके एक्सपोर्ट्स होता था लगभग 750 मिलियन डॉलर्स का होता था, लेकिन अभी आगे चलते 1-2 वर्ष में दुगुना होके 1500 मिलियन डॉलर्स इंडिया से प्रोक्योरमेंट करके एक्सपोर्ट, मतलब मेक इन इंडिया का बढ़ावा देके मेक फॉर द वर्ल्ड, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, केवल मेक इंडिया नहीं लेकिन मेक फॉर द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत ही
स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हमारे कंपनियों के प्रोग्रेस से मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का सक्सेस। जी सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो पर्यटन की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो टूरिज्म सेक्टर को और ज़्यादा गति मिल सके, कनेक्टिविटी में और क्या क्या नए पैमाने तैयार किए जा रहे हैं जिससे आने वाले समय में जो टूरिज्म है वो और बढ़ता हुआ नजर आए? हाँ, देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक सरकार का बहुत ही प्रायोरिटी आइटम है, और जो आपने भी थोड़ा सा जिक्र किया था RCS उड़ान स्कीम जो 2016 सरकार ने शुरू किया था, बहुत ही सफल होके आज के दिन 519 रूट्स, मतलब एक शहर से एक शहर जो पहला अनकनेक्टेड थे, जहां पहला एयर का कोई फ्लाइट्स नहीं होते थे, तो 519 रूट्स इस RCS उड़ान के द्वारा अभी एक्टिवेट ऑपरेशनल हो गया है। छोटे शहर जो हम बोलते हैं टायर 2 सिटीज जो कनेक्टिविटी नहीं थे, इनका कनेक्टिविटी मिल गया, और इन 519 रूट्स के द्वारा लगभग 140 लाख नागरिक का एयर कनेक्टिविटी फैसिलिटी मिला है, और इससे टूरिज्म का भी बढ़ावा होगा, और जो जिनका पढ़ाई के लिए दूसरा शहर में जाना है या इलाज के लिए जाना है, या जो स्टार्टअप्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, जिनको अपना शहर से दूसरा शहर में बिजनेस के लिए जाना है, सबके लिए फ़ायदा हो रहा है, और भी आगे में बढ़ाने का सरकार का प्रोग्राम है। सर, टियर 2 और टियर 3 शहरों की जब हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी बहुत तेज़ गति से इसमें काम चल रहा है। आने वाले समय में हम क्या माने कि इनकी संख्या और कितनी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है? कितना तेज़ गति से काम हो रहा है? हाँ, तो ये सब देख के एयरपोर्ट साइड में भी हमने पूरा काम चलाए हुआ है। जो 10 साल पहले केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, अब ये केवल 10 सालों में 149 एयरपोर्ट्स पहुंच गए हैं, और आगे में भी 1-2 महीने में ही और भी एयरपोर्ट्स नए तैयार होंगे, और आगे इस साल 2024 के अंदर ही बड़े बड़े एयरपोर्ट्स जैसे जो नवी मुंबई में है, जो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, और बाकी भी जितना पैसेंजर्स का रिक्वायरमेंट है वो देख के उसके मुताबिक नए एयरपोर्ट या जो एयरपोर्ट ऑलरेडी है उसका कैपेसिटी बढ़ाने का सरकार का पूरा काम चल रहा है। जी सर, हम देख रहे हैं कि लगातार जो पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 25 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, और कहीं ना कहीं जब हम देख रहे हैं कि जो तमाम पूरा जो दायरा है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में उसका भार ज़्यादा उड्डयन मंत्रालय पर ना पड़े, किस तरह की स्कीम आगे इसके लिए रखी गई है और क्या रूपरेखा इसके लिए तैयार की गई है जिससे आने वाले समय में लोगों का जो सफ़र है वो और ज़्यादा आसान हो सके? आपने बहुत सही कहा है। जो कोविड आया था उसके बाद भारत एक देश है जहां पे पोस्ट कोविड रिकवरी बहुत ही शीघ्र से हुआ है। जी, हमारे सेक्टर में सिविल एविएशन में आज के दिन ये खुशी का बात है कि हर दिन एयर पैसेंजर्स जो जाते हैं प्री कोविड लेवल पहुंच के उससे भी आगे बढ़ रहा है। लगभग 4 लाख एयर पैसेंजर्स हर दिन जी ट्रैवलर्स हैं, और फ्लाइट्स का संख्या भी देखें तो हर दिन 5000 फ्लाइट्स भारत के अंदर ऑलरेडी कोविड के बाद चालू हो गया है, और आगे में भी इसको बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट्स के तरफ, एयरलाइंस के तरफ जो भी करना है सरकार तैयार है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये विशेष बातचीत हमसे करने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि आने वाले समय के लिए भारत लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है, तो ऐसे में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम ऐसे कीर्तिमान हैं जो भारत रचता हुआ नज़र आ रहा है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इससे अछूता नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए, लोगों तक किस तरह से पहुंच बनाई जा सके, किस तरह से पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि अग्रसर होकर काम हो रहा है, और ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए अर्थव्यवस्था भी लगातार बढ़ती जा रही है। छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा।
उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लमलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup Advisory and Support, SBI Startup Branch पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के लिए गए फैसलों का ऐलान कल आरबीआई गवर्नर ने किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया। केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार 8 फरवरी 2023 को रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर रेपो रेट को 6.5% किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश करने के बाद आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के बाद ये पहली बैठक थी। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Monetary Policy Committee, that is MPC, decided by a 5-1 majority to keep the policy rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25%. and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर $100 अरब क्लब में शामिल हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक बुधवार को उनकी नेटवर्थ में 2.73 अरब डॉलर की तेजी आई और ये $101 अरब पहुंच गई। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी पहली बार $100 अरब क्लब में शामिल हुए हैं। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमत में हेरफेर समेत कई तरह के आरोप लगाए गए थे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया था, लेकिन इस वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें अडानी समूह को बड़ी राहत मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी जांच से इनकार करते हुए सेबी को ही जांच करने को कहा है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी तेजी देखने को मिली। इसके साथ ही अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 16.4 अरब की तेजी आई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी की नेटवर्थ में 80 अरब से अधिक गिरावट आई थी और ये 37.7 अरब पर तक गिर गई थी। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर हैं। और इसके अलावा अब बाजारों का रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ रहा बाजारों में। तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 21,770.50 पर गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया और ये हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मामूली गिरावट है ये, जो कि 14 अंकों की है। और इसके अलावा सेंसेक्स की जो हम बात करें तो ओपनिंग आप देख सकते हैं कि आज ये भी गिरावट के साथ यहाँ पर मामूली गिरावट है 71,416.31 की, जो कि 12.12 का यहाँ पर आंकड़ा दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी 50 ओपनिंग की तो 21,712.60, यहाँ भी मामूली गिरावट नजर आ रही है। 9.35 की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है और लाल निशान के साथ आज ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा टॉप गेनर्स की जब बात करते हैं तो अडानी पोर्ट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरे निशान के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है, जहाँ पर अडानी पोर्ट्स है 1,251
के आसपास और 0.54% की यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद अडानी ENT की बात करें तो 3,179, उसके अलावा रिलायंस की बात करें तो 2,909, बजाज फाइनेंस की बात करें तो 6,591 और टाटा मोटर्स की बात करें तो 926। तो ये हरे निशान के साथ ये टॉप गेनर्स हैं। और इसके बाद हम अगर बात करें तो टॉप लूजर्स की बात करते हैं तो ITC आप देख सकते हैं, हालांकि मामूली गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है और ITC आप देख सकते हैं कि 409 अंकों की यहाँ पर गिरावट। और उसके बाद इन्फी की बात करें तो 1,685, हिंडाल्को की बात करें तो 599, ICICI बैंक की जब हम बात करते हैं तो 986 और उसके अलावा डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो 6,149। तो ये हैं टॉप लूजर। और इसके पहले हमने आपको टॉप गेनर्स दिखाया तो आप देख सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के अपने नतीजों का ऐलान कर दिया है। 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में सरकारी बीमा कंपनी का नेट प्रॉफिट 49% बढ़कर 9,444 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट एक साल पहले की समान अवधि में यह 6,334 करोड़ रुपए था। कंपनी का नेट प्रॉफिट एक साल पहले की समान अवधि में यह 6,334 करोड़ रुपए रहा था। अक्टूबर-दिसंबर 2023 की तिमाही में LIC की शुद्ध प्रीमियम आय बढ़कर 1,17,017 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,11,788 करोड़ रुपए थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के ओवर द काउंटर बाजार में सोने की कीमत के जोखिम की हेजिंग की अनुमति देने का फैसला किया है। RBI का कहना है कि यह कदम घरेलू संस्थाओं को सोने की कीमत के जोखिम को कुशलतापूर्वक हेज करने के लिए लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इंडियन जनरेटिव AI स्टार्टअप सर्वम AI ने अपने इंडिक वॉइस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एज्योर पर उपलब्ध कराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की। यह सहयोग सर्वम AI को अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जल्दी और कुशलता से प्रशिक्षित करने, होस्ट करने के लिए एज्योर ओपन AI सर्विस और एज्योर मशीन लर्निंग समेत माइक्रोसॉफ्ट के अत्याधुनिक क्लाउड और AI बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की इजाजत देगा। RBI का कहना है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी ETP के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा करने का फैसला किया है। समीक्षा इसलिए की जा रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अपतटीय बाजारों के साथ ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाजार का एकीकरण प्रौद्योगिकी परिदृश्य में उल्लेखनीय विकास और उत्पाद विविधता में वृद्धि हुई है। RBI ने डिजिटल भुगतान लेन देन के प्रमाणीकरण के लिए एक नया ढांचा लाने और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मानदंड तैयार करने का फैसला किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। पेटीएम बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद उन्होंने यह फैसला किया। अग्रवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। वह मई 2021 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड में थी। रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई सारी पाबंदियां लगाने का ऐलान किया था। मल्टी और स्मॉल कैप योजनाओं में निवेश के कारण भारत में इक्विटी फंडों में निवेश जनवरी में 22 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचा। यह बात HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च प्रमुख दीपक जसानी ने कही। जनवरी में इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड योजनाओं में निवेश पिछले महीने की तुलना में 28% बढ़कर 21,780 करोड़ रुपए हो गया। और इसी के साथ इकोनॉमी टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।